हेलो फ्रेंड्स, सिचुएशनल कर रहे हैं जून 2018 का। XYZ had given overdraft facility to a partnership firm and its partners against firm fixed deposit. XYZ जो है इसमें क्या किया है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया है पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, और उसके पार्टनर्स को अगेंस्ट फर्म इस डिपॉजिट, कुछ डिपॉजिट किया है फर्म ने, उसके आधार पे, मतलब उन्होंने डिपॉजिट किया, भाई मैं तुझे जो है कुछ 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं और उस 1 लाख के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो तुम हमें महीने महीने या 6 महीने में, साल में, जैसे भी इनका आपस में रूल रहेगा उस हिसाब से उनको देने का है। वो डिपॉजिट उन्होंने XYZ से पहले किया और XYZ ने उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या होता है, एक बैंक में समझो, एक अगर मैं बैंक का एग्जाम समझो, XYZ एक बैंक है, उस बैंक में क्या होगा, नॉर्मली उनके ट्रांजैक्शन रहेंगे। अभी किसी समय क्या होता है, इनके बैंक में फंड्स नहीं है लेकिन सामने वाले का चेक आ गया है 2 लाख रुपए का। अब 2 लाख रुपए का चेक आ गया है और उनके खाते में नहीं है, लेकिन XYZ का आपस में बड़ा रिलेशन है और XYZ जानता है कि इनकी डिपॉजिट की गई है मेरे पास, तो अगर मैं उनको देता भी हूं तो फ्यूचर में इनकी FD तो मेरे पास पड़ी ही है, फिक्स डिपॉजिट तो मेरे पास है ही है, तो उस हिसाब से वो उनको चेक पास करवा देते हैं। उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब उनके बैंक में फंड नहीं है उतने जितने का चेक आया है या ड्राफ्ट आया है, लेकिन उससे उतने फंड्स न होने के बावजूद भी बैंक ने उनका चेक पास कर दिया। अपने एक प्रकार का बैंक ने उनको लोन दे दिया कुछ समय के लिए, लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है कि वो लोन जो है वो फर्म नहीं दे रही है, तो वो उनका पार्टनरशिप तो अपने पास पड़ा है ना। इसमें ये केस है, फिर भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। XYZ had given overdraft facility to a partnership firm and its partner against firm fixed deposit. The partner and the firm made a default in repayment of a loan in spite of notices given by the bank. मैंने आपको समझा दिया, XYZ बैंक ने नोटिस भेजा, भाई आपका जो मैंने ओवरड्राफ्ट किया था उसमें आपका जो पैसा लोन दिया था मैंने उस ओवरड्राफ्ट में, उसका आप भुगतान करो। लेकिन काफी नोटिस देने के बाद भी वो लोग जो है आगे नहीं आ रहे थे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैन बैंक एक्सरसाइज लीन ओवर द फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म ने इनके पास डिपॉजिट किया उसके ऊपर लीन कर सकता है कि रिटेन कर सकता है। इफ यस, कैन द बैंक लिक्विडेट द फिक्स डिपॉजिट। अगर हाँ, तो क्या वो फिक्स डिपॉजिट तोड़ के वो अपने पैसे ले सकती है। आंसर क्या बता रहा है, द गारंटी गिवन बाय द पार्टनरशिप फर्म इज द स्पेसिफिक गारंटी। पार्टनरशिप फर्म ने है स्पेसिफिक दिया है, वो जो इन्होंने FD किया था वो स्पेसिफिकली इसके लिए किया था ताकि बैंक उनको इस FD को देख के उनको लोन दिया जाए, ठीक है, बाय वे ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। देयरफॉर द बैंक कैन एक्सरसाइज अ पर्टिकुलर लीन ओवर द फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट ऑफ द पार्टनरशिप। और इसी वजह से बैंक चाहे तो पर्टिकुलर लीन बना सकती है उस फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जो पार्टनरशिप फर्म ने की थी, ठीक है। द बैंक कैन लिक्विडेट द फिक्स्ड डिपॉजिट एंड एप्रोप्रिएट दैट अमाउंट टूवर्ड्स ओवरड्राफ्ट अकाउंट। बैंक जो है वो उसको FD को तोड़ के उसके पैसे जो है वो यूज कर सकती है अपना लोन उतारने के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, Presuming the firm has 2 separate accounts in the same bank, one is current account, can the bank utilize the balance in the current account for satisfaction of the overdraft facility? अब क्या बोल रहा है, बैंक के पास 2 सेपरेट अकाउंट हैं एक ही बैंक में। अब हो सकता है एक करंट अकाउंट हो, एक सेविंग अकाउंट हो। अब इसका ऐसा है, करंट अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हैं लेकिन सेविंग में पड़ा है, ठीक है, तो क्या बैंक उसको यूटिलाइज कर सकती है अगर उसको ओवरड्राफ्ट का लोन बोन दिया है तो। अब इसका आंसर क्या बता रहा है, इन दिस केस द बैंक इज एक्सरसाइज ऑफ इट्स जनरल लीन। बैंक इस केस में जनरल लीन का रूल प्ले करेगी। जनरल लीन मतलब नॉर्मली किसी का पैसा है, तो पर्टिकुलर लीन मतलब जैसे उसने FD करवाया ही ये पर्पस के साथ था XYZ ने पहले वाले केस में कि वो FD ओवरड्राफ्ट में काम आए, और जनरल लीन मतलब नॉर्मली लीन। तो इन दिस केस द बैंक इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जनरल लीन का एक्सरसाइज कर रही है बैंक, has got a right to treat both of the loan accounts and the current account as one account and utilize the balance in the current account for the satisfaction of the overdraft facility. अब उसके जनरल लीन के हिसाब से करंट अकाउंट में अगर वो लोन लिया है और पैसे नहीं दे रहा है तो वो यूटिलाइज कर सकती है दूसरे अकाउंट को फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो इन्होंने दी है उसके लिए वो पैसे यूज कर सकती है दूसरे अकाउंट में से। जनरल लीन इज अ राइट टू रिटेन द गुड्स ऑफ अनदर एज सिक्योरिटी फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। जनरल लीन होता क्या है, वो एक अधिकार रहता है सामने वाले के गुड्स को रोक के रखना एज अ सिक्योरिटी फॉर जनरल। वो अपने सिक्योरिटी मतलब अपने सेफ्टी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए सिक्योर करने के लिए सामने वाले का कुछ पैसा बाकी है उसके लिए जनरल लीन होता है,
सिक्योर करके रखती है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द राइट ऑफ जनरल लीन इज एक्सरसाइज फॉर कीपिंग द पोजीशन ऑफ अनदर गुड्स और प्रॉपर्टी अंटिल ऑल हिज ड्यू अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन आर पेड। दूसरे शब्दों में जनरल लीन इसके लिए की जाती है ताकि पोजीशन ऑफ अनदर गुड्स और प्रॉपर्टी, तो जो प्रॉपर्टी है या अनदर दूसरे गुड्स जो पड़े हैं उसके ड्यूज अगर वो पूरे नहीं करते हैं तो उसके ऊपर वो लीन कर सके। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, एक्स होल्ड अ लीज फ्रॉम वाई। एक्स जो है वो लीज लेसर है और वाई जो है वो लेसी है। टर्मिनेबल ऑन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर उसको टर्मिनेट करने के लिए। जेड एन अनऑथोराइज पर्सन गिव्स नोटिस टू टर्मिनेशन टू, अभी जेड जो है एक अनऑथोराइज आदमी है जो एक्स को, जो लेसी है उसको जो है नोटिस दे रहा है। अब ये क्या पूछ रहा है, कैन दिस नोटिस बाय जेड बी रेक्टिफाइड बाय एक्स इफ यस वाई। क्या जेड उसको वाई को रेक्टिफाई कर सकता है क्या, अगर हाँ तो क्यों। अब रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि अगर मैंने समझो जेड जो है एजेंट है किसी प्रिंसिपल का, मतलब एक्स का प्रिंसिपल, ये अपना वाई का प्रिंसिपल एजेंट है, वाई का प्रिंसिपल जेड है और जेड एक्स को जाके बोलता है कि भाई खाली करो, लेकिन वाई को मालूम नहीं है और जेड उसके बदौलत आया है। बाद में वाई को मालूम पड़ता है कि भाई ये खाली करवाने आया, तो जेड को पूछेगा क्यों खाली करवा रहा है, वो बोलेगा भाई एक्स जो है इलीगली काम कर रहा है और उससे अपने को प्रॉब्लम आ सकता है, इसके लिए खाली करवाने का है। तो वो बोल सकता है ठीक है भाई इसको खाली करवाओ। तो ये इस केस में क्या हुआ, बाद में वाई ने परमिशन दिया, मतलब रेक्टिफिकेशन करके दिया, इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन करना। अब आंसर क्या बोल रहा है, यस द नोटिस गिवन बाय जेड कैन बी रेक्टिफाइड बाय एक्स। रेक्टिफाई बाय एक्स मतलब वो प्रिंसिपल एक्स है और जेड एजेंट है। अंडर सेक्शन 196 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द एक्ट थ्रू डन बाय अनदर दैट इज द एजेंट विदाउट द अथॉरिटी और नॉलेज ऑफ द पर्सन, इट कैन बी रेक्टिफाइड सब्सिक्वेंटली। अंडर सेक्शन 196 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 एजेंट ने अगर कोई काम किया है प्रिंसिपल को बिना बता के और बाद में प्रिंसिपल को लगता है कि उस एजेंट ने काम सही किया है तो वो रेक्टिफाई हो सकता है सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, और अप्रूव सब्सिक्वेंटली यहाँ उसको अप्रूव कर सकता है बाद में बाय डेट पर्सन, बाय डेट पर्सन मतलब प्रिंसिपल के थ्रू। दूसरा क्वेश्चन, राइट द एसेंशियल ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन। वैलिड रेटिफिकेशन में क्या क्या एसेंशियल्स रहेंगे। द एसेंशियल ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन, द एजेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्ट एज एजेंट फॉर द प्रिंसिपल। पहला अपने को एसेंशियल है कि एजेंट जो है वो उस नियत से, उस इंटेंशन से हो कि वो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है। द प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, प्रिंसिपल जो है वो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। द प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉम्पिटेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट काबिल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट जो इसके जो एलिजिबल है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना चाहिए। द रेटिफिकेशन मस्ट बी विथ फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट, रेटिफिकेशन जो हो रहा है वो फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट्स मतलब जो भी सच्चाई है उसको सामने रख के वो रेटिफिकेशन होना चाहिए। रेटिफिकेशन मस्ट बी डन विद द रीजन एंड टाइम ऑफ द पीरियड इज नॉट फिक्स्ड। रेटिफिकेशन जो है अभी जेड आ गया उसके बाद भाई खाली करो, तो ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद वो रेटिफाई करेगा। कौन, जो प्रिंसिपल है उसको रीजनेबल टाइम चाहे वो कितना भी हो उसके अंदर उसको रेटिफिकेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। रेटिफिकेशन मस्ट रिलेट टू होल ट्रांजेक्शन। रेटिफिकेशन जो है वो पूरे ट्रांजेक्शन को मतलब जब का उनका एग्रीमेंट जो बना है वो पूरे एग्रीमेंट के ऊपर रेटिफिकेशन होना चाहिए। एंड एक्ट रेटिफाइड मस्ट बी लॉफुल, रेक्टिफाइड जो रहेगी वो लॉफुल होनी चाहिए मतलब कानून के दायरे में रहनी चाहिए। द रेटिफिकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टी और पर्सन हु ऑट टू बी बाउंड बाय द एक्ट, और उन सभी लोगों से मालूम होना चाहिए, उन सभी लोगों को नोटिस देना चाहिए या उनको इत्तला करना चाहिए जो जो इस एक्ट में शामिल हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, द गुड्स सोल्ड वेयर टू बी कैरिड फास्ट बाय रेलवे एंड देन बाय शिप बाय द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। एक गुड्स जो है वो बेचा गया है, वो पहले जो है रेलवे ले रहा था और उसके बाद रेलवे से शिफ्ट में मतलब वो रास्ता ऐसा था कि डायरेक्ट रेलवे जा नहीं पाएगा उधर, तो रेलवे वाला जो है आधा रास्ता लेके जाएगा, आधा रास्ता शिफ्ट लेके जाएगा और अल्टीमेटली उसका जो ए का डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचा जाएगा। द सेलर गिव नोटिस टू रेलवे कंपनी टू स्टॉप द गुड्स। अब सेलर ने क्या किया, उसका हो सकता है कि माल निकल चुका हो, बाद में उसको मालूम पड़ा हो कि ये पार्टी लायक नहीं है, तो उसने रेलवे को फोन करके बोल दिया कि तुम गुड्स जो है मटेरियल रोक लो, बट इट वॉज टू लेट टू प्रिवेंट देयर शिपमेंट। अब उसका जो है शिपमेंट है वो उसके लिए देरी हो गई, वो माल निकल चुका था या रेलवे अथॉरिटीज के हाथ से निकल गया होगा, ठीक है। द सेलर देन गिव नोटिस टू द शिप ओनर बिफोर इट अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन। अब पोजीशन ऐसी है कि रेलवे के हाथ से अथॉरिटी निकल गई है, लेकिन शिप ओनर जो है, जो शिप का मालिक है, अभी वहां तक वो गुड्स पहुंचे नहीं है और उसके पहले ही उस सेलर ने उसको बोल दिया कि अपने को कंसाइनमेंट रोकने का है। द ट्रस्टी ऑफ द बैंकरप्ट बायर डिमांडेड द गुड्स। जो ट्रस्टी ऑफ द बैंकरप्ट बायर डिमांडेड द गुड्स, जो ट्रस्टी है बैंकरप्ट किया है उसने गुड्स मांगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विल द ट्रस्टी ऑफ द बैंकरप्ट बायर गेट द गुड्स। ट्रस्टी ऑफ द बैंकरप्ट बायर मतलब
जो दिवाला जिस कस्टमर ने, जिसकी वजह से मालूम पड़ा कि कस्टमर ने दिवाला दिया है, अभी वहां पे पहुंचा है मटेरियल और वहां पे उसको डिमांड करने लगा शिप को कि भाई मेरा मटेरियल दे दो। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विल द ट्रस्टी ऑफ द बैंक बायर गेट द गुड्स? तो वो जो बैंक दिवाला दिया है, जो वो कस्टमर है जिसको माल पहुंचाने का था, वो आके खड़ा है कि मुझे मटेरियल दो, क्या हम उसको डिमांड कर सकता है या उसको गुड्स मिलेंगे? नो, द ट्रस्टी ऑफ द बैंकरप्ट बायर हैज नो राइट टू गेट द गुड्स ऑफ द बैंकरप्ट बायर। ट्रस्टी को जो है वो बैंकरप्ट, मतलब वो जो दिवाला घोषित किया है, बैंक ने उसको बोला है कि नहीं भाई तू नहीं ले सकता है, तेरा पेमेंट बाकी है, वो जो है वो उसको कोई अधिकार नहीं बनता है इसमें। क्योंकि बिकॉज द शिप इज चार्टर्ड बाय सेलर, जो शिप है वो जो है सेलर के चार्टर्ड किया है, सेलर ने भेजा है, उसका अभी तक का मालिक जो है वो सेलर है। द ट्रांजिट हैज बिकम टू एन एंड आफ्टर द सेलर हैज गिवन नोटिस टू स्टॉप द गुड्स। अब उसका मालिक अगर सेलर है और उसने जो है सामने वाले को बोल दिया है कि ये गुड्स उसको देना नहीं है, ठीक है, नोटिस दे दिया है, तो फिर जो मालिक है, जिस चीज का मालिक है, वो हम मालिक की सुनेंगे, मटेरियल उसका है तो उसकी सुनेंगे भाई। अभी अगर तेरा होता था, तेरे पास कुछ होता था, पेड किया हुआ रिसिप्ट देता था तो तेरे को दे दिए होते, तू मालिक होता था। तो अभी प्रूफ तो ये दिखा रहा है कि सामने वाला जो है सेलर है और उसने देने को मना किया है, और वो बोल रहा है कि अगर कुछ भी जो खर्चा रहेगा रिटर्न लेने का या कहीं स्टोर करने का, वो सामने वाला पार्टी भरेगा। लेकिन फिलहाल जो आदमी बैंकरप्टी है और वो ट्रस्टी जो आया है माल लेने के लिए, उसको वो नहीं मिलेगा। कैन द सेलर इशू अ नोटिस टू द शिप ओनर एंड स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट? बाय, जो बेचने वाला आदमी है, जो उसका मालिक है, जिसने गुड्स शिप में दिए हैं सामने वाले को देने के लिए, वो रोक सकता है। और क्यों? यस, द सेलर कैन इशू अ नोटिस ऑफ द शिप ओनर हु इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स। हाँ, सेलर उसको रोक सकता है अंडर सेक्शन 52 ऑफ सेल गुड्स एक्ट 1930, इस सेक्शन के अंदर, एंड स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स को रोक सकता है। बिकॉज वेयर द गुड्स हैव टू बी कैरिड बाय मोर देन वन कैरियर, जहां पे एक कैरियर से ज्यादा से गुड्स हो रहा है, पहले रेलवे से हो रहा है, बाद में शिप से हो रहा है, तो दो कैरियर, दो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाता है इस केस में, ठीक है। द ट्रांजिट कंटिन्यूज, वो जो है ऐसा है कि रास्ते में अभी तक जो है मिला नहीं है और कम्युनिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट अभी भी चालू है। अराइव एट द अल्टीमेट, जब तक वो गुड्स अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे पहुंचा है। तो इस केस में वो बता रहा है कि जब तक गुड्स सामने वाले को पहुंचा नहीं है, तब तक वो बेचने वाला आदमी ही जो उसका मालिक है, अगर मालिक ने आदेश दिया है तो उस प्रकार से उसके गुड्स रोके जाएंगे और आगे सामने वाले को दिए नहीं जाएंगे। आगे और वीडियोस बनेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा। आगे हम और अच्छी वीडियोस आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।